तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट एंड बायो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो ये चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हम आपको बिहार के एक ऐसे चर्चित चेहरे के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको लोग उनके अच्छे व्यक्तित्व और ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार आवाज़ उठाने के चलते सन ऑफ बिहार के नाम से जानने लगे हैं। सन ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध पत्रकार मनीष कश्यप के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। इनकी निडर और ईमानदार पत्रकारिता के कारण आज पूरे देश में मनीष कश्यप अपना लोहा मनवा चुके हैं। मनीष कश्यप बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ये अपने सच तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से बिहार की अर्थव्यवस्था तथा प्रशासनिक सेवाओं में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ डटकर कमियां तथा इनके अंदर हो रही धांधली के बारे में लोगों को बताते हैं। इनकी पत्रकारिता का अंदाज लाखों लोगों को पसंद आता है और इनकी वीडियो को लोग लाखों में देखते हैं तथा कमेंट में भ्रष्ट शासन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए बताते रहते हैं। मनीष कश्यप का जन्म 9 मार्च 1951 में बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बहुत ही छोटे से गाँव डुमरी महनवा में हुआ। मनीष कश्यप के पिता का नाम उदित कुमार तिवारी है जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं। इनके एक भाई निजी कंपनी में काम करते हैं। मनीष कश्यप अविवाहित हैं क्योंकि ये बताते हैं कि मुझ जैसे क्रांतिकारी को कौन अपनी बेटी देगा। वर्तमान समय में यह बिहार में रहकर ही पत्रकारिता का काम कर रहे हैं। कई बार यह देश के अलग अलग राज्य में जाकर भी पत्रकारिता करते हैं। मनीष कश्यप बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी रुचि लेते थे। यह अपनी स्कूल में होनहार बच्चों की गिनती में आते थे। मनीष कश्यप ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही 2007 में पूरी की तथा 12वीं की पढ़ाई 2009 में पूरी करने के बाद महाराष्ट्र आ गए। यहाँ पर सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय पुणे से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री 2016 में प्राप्त की। इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद मनीष कश्यप ने कहीं पर भी नौकरी करने की बजाय वापस अपने राज्य बिहार लौट आए और पत्रकारिता को अपना पेशा बनाया। देश में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज को सच तक न्यूज के द्वारा बुलंद किया। जैसा कि मनीष कश्यप को देखकर ऐसा लगता है कि ये बंदा सच्चाई और अच्छाई का बहुत ही बड़ा और मजबूत स्तंभ है। इनका पत्रकारिता करने का तरीका नेक्स्ट लेवल का है। खैर, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे इस देश को मनीष कश्यप की तरह पत्रकारों की जरूरत है जो नेताओं को चाटुकार न बने और इस देश के लिए काम करें और इस देश की जनता के लिए काम करें और केवल सच्चाई और अच्छाई के लिए ही काम करें। इसको कहते हैं पत्रकारिता और ये सभी खूबियाँ मनीष कश्यप में हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग मनीष जी के निडर और ईमानदार होने के चलते इनकी तुलना पटना के बेस्ट शिक्षक खान सर से करने लगते हैं। लोग कह रहे हैं कि न्यूज़ में मनीष कश्यप और एजुकेशन में खान सर की कोई सानी नहीं। मनीष कश्यप ने पत्रकारिता के अलावा 2020 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत चमकाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। इसके चुनाव में उतरने को लेकर कुछ विवाद भी हुआ था, लेकिन मनीष जी ने इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए जनता के भलाई के लिए चुनावी सफर में मजबूती से कदम रखा। चुनाव के समय दाखिल हलफनामे में इन्होंने बताया था कि इनके खिलाफ वाई कैटेगरी के 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनका चुनावी घोषणा पत्र पूरे बिहार में सबसे अधिक चर्चा का कारण बना था। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कोर्ट से एफिडेविट कराकर शपथ पत्र जारी किया था। इस शपथ पत्र में लिखा था कि मेरे द्वारा किए गए वादे अगर पूरा करने में असफल रहा तो जनता मुझ पर मुकदमा कर सकती है। लेकिन इतनी ईमानदार छवि होने के बावजूद इनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। मनीष जी भी खान सर के बारे में कहते हैं कि मैं भले ही खान नहीं हूं, लेकिन मैं इस खान की बहुत इज्जत करता हूं। ये सच भी है कि ये दोनों अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। हाल ही में फेक न्यूज फैलाने के आरोप में मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस जब मनीष के घर को कुर्क करने चली तो मनीष ने थाने जाकर सरेंडर कर दिया। उसके बाद जब पुलिस लेकर जा रही थी तो वो गाड़ी में ही रोने लगे। मनीष कश्यप आखिर क्यों रोने लगे, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि ये बात क्या है और पूरे मामले की सच्चाई क्या है। फरवरी के आखिरी हफ्ते में बिहार के लोकल न्यूज़पेपर के साथ साथ अमर उजाला, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण, कई मीडिया प्लेटफॉर्म और बिहार के मजदूरों के साथ तमिलनाडु में कथित रूप से दुर्व्यवहार की खबरें फैलनी शुरू हो गई। आए दिन खबरें आ रही थी और मामले ने तूल तब पकड़ा जब इस मुद्दे पर 2 मार्च को बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ वीडियो पोस्ट किए जो बिहार के मजदूरों के साथ कथित दुर्व्यवहार की बात कर रही थी। इसके बाद बिहार बजट सत्र में बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने भी बिहार सरकार पर इस मामले पर चुप्पी के लिए हमला बोला। बीजेपी हैंडल से बिहारी मजदूरों के साथ हुई मारपीट की कई वीडियो शेयर की गई।
पप्पू यादव समेत 3 नेताओं ने इस मामले पर ट्वीट किए हैं। इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने भी इन वीडियोस को गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और तब तक सोशल मीडिया पर 30 से ज्यादा वीडियोस पोस्ट हो चुके थे जो बिहार के मजदूरों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का दावा कर रहे थे। इसमें मुख्य 2 वीडियो सबसे अहम भूमिका में थी जिनमें लोगों की मौत दिखाई गई थी। सोशल मीडिया पर हो हल्ला होने के बाद जब तमिलनाडु पुलिस और बिहार सरकार होश में आई तो पता चला सोशल मीडिया पर वायरल जो वीडियोज हैं वो भ्रामक हैं, जो अपने मूल अर्थ से हटकर अलग गलत तरीके से पेश किए जा रहे हैं। एक वीडियो में जिसमें एक आदमी दूसरे को हथियार से मार रहा है। तमिलनाडु पुलिस के अनुसार इसमें एक आधे बिहार दूसरा झारखंड का था, जिनमें आपसी रंजिश थी। इसका तमिलनाडु से कोई दूर तक भी कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी वीडियो में एक व्यक्ति ने आत्महत्या की थी, वह भी काफी समय पुराना वीडियो था। इसके अलावा तीसरा वीडियो जिसकी वजह से कहानी के मुख्य पात्र मनीष कश्यप पर गाज गिरी, वो वीडियो भी फेक और खुद से बनाई हुई बताई गई। इसके साथ साथ वो सभी खबरें जो मजदूरों के साथ हो रही मारपीट दुर्व्यवहार का दावा कर रही थी, पुलिस को टीम इंडिया पोर्टल द्वारा फर्जी घोषित कर दी गई। साथ में जिन पोर्टल्स ने भी ये खबरें पोस्ट की उन्होंने माफी भी मांगी और तब तक देर हो चुकी थी। इन्हीं खबरों के चक्कर में कई मजदूर तमिलनाडु से घर वापसी की ओर आने लगे। हालांकि इनमें बहुत से लोग ऐसे थे जो होली की वजह से वापस आ रहे थे, लेकिन कुछ इंटरव्यू में साफ कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि तमिलनाडु में हो रहे उनके लोगों के साथ मारपीट की खबरें सुनकर ही वो तमिलनाडु छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर 2 सवाल हैं। जब इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाने में अनेक लोग शामिल थे, यहाँ तक कि अखबार तो सिर्फ मनीष कश्यप को ही पूरा निशाना क्यों बनाया गया? इसके पीछे कोई छुपी हुई राजनीति लगती है? ऐसी इससे पहले मनीष कश्यप की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। मनीष बिहार के मशहूर पत्रकार, कुछ लोग कहते हैं कि वो पत्रकार नहीं बल्कि सिर्फ यूट्यूबर हैं। उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है जिस पर 60 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। मनीष ने अपनी तेज तर्रार रिपोर्टिंग और बिहारी लहजे के साथ सरकार पर जोरदार प्रहार करने के कारण बहुत कम समय में बहुत ही अधिक लोकप्रियता हासिल की। वो अपने बयानों की वजह से काफी चर्चा में रहते हैं। पत्रकारिता के साथ साथ मनीष को राजनीति का भी शौक था। 2020 के विधानसभा चुनाव में चनपटिया विधान से चुनाव लड़ा था पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बाद तीसरे नंबर पर रहे थे। दरअसल मनीष पर आरोप लगते हैं कि वो अपने पत्रकारिता की आड़ में उनके अपने राजनीतिक एजेंडा शामिल है। साथ ही उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। 2019 में चंपारण में महारानी जानकी कुंवर अस्पताल में जब किंग एडवर्ड 7 की मूर्ति तोड़ी गई तो राष्ट्रवाद के नाम पर इन्होंने उसका समर्थन किया। उसी साल पटना के मार्केट में कश्मीरी दुकानदारों से मारपीट के मामले में भी उनका नाम आया था। उन पर हत्या का प्रयास, सांप्रदायिक पोस्ट लिखने, समूह में इकट्ठा होकर मारपीट करने, रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और धोखाधड़ी समेत 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मनीष कश्यप की जान पहचान बड़े बड़े नेताओं से भी है। मनीष को आरएसएस का पूर्व कार्यकर्ता भी माना जाता है, लेकिन सिस्टम के खिलाफ वो सदैव रहे, ऐसा उनकी पत्रकारिता में देखा जा सकता है। अब जो मजदूरों के साथ हुए दुर्व्यवहार का मामला सामने आया तो मनीष की तरफ से पहला वीडियो 2 मार्च को उनके अकाउंट से रिलीज हुआ, इसलिए वो मजदूरों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की बात कर रहे थे। इसके बाद वो अपने वीडियो में खुद तमिलनाडु जाकर वहां की स्थिति का जायजा लेकर आएंगे। मत है तो नेताओं को मारो ना, जिसकी वजह से हम बिहार के बर्बाद हो गए हैं, उनको मारो। अरे ये देखिए, ये पूरा जो है चेन्नई का ये रेलवे स्टेशन है, ये बिहार का नेता दोषी है सब। ये बताते हुए नजर आए। उनके चैनल पर बिहार के मजदूरों के साथ हो रही कथित व्यवहार की आप बीती की कॉल रिकॉर्डिंग भी अपलोड की गई। तमिलनाडु से पहले वो एयरपोर्ट पर इंटरव्यू देकर गए जिसमें वो तेजस्वी नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे। चेन्नई पहुंचकर उन्होंने कई इंटरव्यू किए और उन वीडियो को लाखों की संख्या में देखा गया और बिहार में मनीष को खूब देखा जाता है तो उनके वीडियोस का प्रभाव सरकारी महकमों में भी पड़ता है। लेकिन जब सरकार और पुलिस को मालूम चला कि उनके द्वारा पोस्ट किया गया एक वीडियो फर्जी है तो सरकार ने मनीष पर नकेल कसने की तैयारी कर ली। चेन्नई से आते ही 6 मार्च को 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। शुरू में तो मनीष कश्यप फरार रहे पर चैनल पर वीडियोज अपलोड करना बंद नहीं किया। वीडियो में बिहार सरकार को खरी खोटी सुनाते रहे और मजदूरों के पक्ष में बात करते रहे। 8 मार्च को अपलोड की गई। मेरे ऊपर एफआईआर नहीं हुआ, तेजस्वी यादव जी का 4-5 बार क्या नाम निकला मेरे मुंह से, एफआईआर हो गया। वाह तेजस्वी यादव जी, बढ़िया, अच्छा नाम कर रहे हैं। बस उम्मीद कीजिए कि आप मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे अगर इस प्रकार से द्वेष वाला काम करेंगे। आप पीठ पीछे युवाओं के खंजर भोंकते हैं, आप युवाओं को देखना नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि युवा कोई बिहार में उभरे, नहीं चाहते। बस तेजस्वी यादव जी, इतना ही कहूंगा कि आपने जो किया वो शायद आपका संस्कार था और मैं जो कर रहा हूं वो शायद मेरा संस्कार है।
आपके पिताजी ने जो सिखाया वो आप काम कर रहे हैं, और मेरे पिताजी ने जो सिखाया है मुझे वो मैं। वीडियो में वो 2025 के चुनाव में तेजस्वी को सीधी चुनौती देते नजर आए। साथ ही कहा कि अगर उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो जेल से आने के 180 दिनों के भीतर ही वो तेजस्वी की सरकार गिरा देंगे। इसके बाद मनीष को पकड़ने के लिए कुल 6 टीमें बनाई गई। जब वो हाथ नहीं आए तो उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। उनके सभी अकाउंट्स को मिलाकर कुल 42 लाख रुपए पाए गए, जो कि पुलिस ने सार्वजनिक कर दिए। साथ ही कहा कि उनके द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं का भी पता चला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में मजदूरों के साथ हो रही तमिलनाडु में मारपीट दुर्व्यवहार सच है या बस एक प्रोपेगेंडा। इसके जवाब तमिलनाडु की राजनीति को करीब से देखने वाले पत्रकार राहुल बताते हैं कि ये अब से नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से इसको रिलेटिव बना जा रहा है कि बिहार के लोगों के साथ बदसलूकी की जा रही है। मनीष कश्यप को अगर लगता है कि उन्होंने जाने या अनजाने में फेक न्यूज़ फैला दी है तो उनको क्षमा मांगते हुए कहना चाहिए कि उनसे चूक हुई, और अगर उनको लगता है कि वो सही है और उनके पास कोई ठोस आधार है तो अदालत में अपना केस लड़ सकते हैं। तो ये एक जांच उसके बाद की कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा मनीष को जिस तरह नकाब पहना कर ले जाया गया, इस तरह का सलूक गलत है, क्योंकि मनीष न तो रेपिस्ट है न हत्यारा। उस पर फेक न्यूज़ फैलाने का आरोप है, तो पुलिस का इस तरह का सलूक निंदनीय है। इसके अलावा मनीष कश्यप की विचारधारा कुछ भी हो और उन्होंने अतीत में जो भी काम किए हों, इससे सहमत होना जरूरी नहीं। कुछ काम ऐसे हैं जिनका समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद मनीष किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं रहे। वो हर सरकार से सवाल पूछते आ रहे हैं, भले ही बिहार में किसी भी पार्टी की सरकार रही, और एक पत्रकार से यही उम्मीद की जा सकती है कि वो सत्ता से सवाल पूछे। मनीष कश्यप बिहार में इसलिए ज़्यादा लोकप्रिय हैं क्योंकि उन्होंने तीखे तेवर से सवाल उठाए, लोगों की मुश्किलों को सिस्टम तक पहुंचाया। तभी उनकी गिरफ्तारी को लेकर इतनी ज़रूरत पर प्रदर्शन हुए। कहा गया कि वो एक आदतन अपराधी हैं, लेकिन कुछ ही महीने पहले बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव को इंटरव्यू दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री इंटरव्यू दे रहे थे। एक आदतन अपराधी को ऑफिस में किसने घुसना दिया, ये तमाम सवाल हैं। सरकार चिकित्सा पदाधिकारी गाड़ी टकाटक है, एक और स्कॉर्पियो है वो भी टकाटक है। बिहार सरकार प्रचार है, और ये प्रचार का गाड़ी तो सही है, लेकिन जिस कॉलेज के प्रचार है उस कॉलेज का स्थिति देखिए, आयुर्वेदिक कॉलेज है ये, और ये खंडहर में बदल गया है। आप ये मत समझ जाइएगा, इधर दिखाइए ना थोड़ा ध्यान से कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति में खुदाई में मिला हुआ ये कुर्सी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।